हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम टू द कैटलिस्ट ग्रुप में आप सभी का स्वागत करता हूं कैटलिस्ट ग्रुप में इन द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग सेशन। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि जो आने वाला कल है वो डिपेंड करता है कि आप आज क्या कर रहे हो। ठीक है, तो आज का दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और आज हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पावर। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पावर यूज्ड इन योर वेल्डिंग मशीन। आप जो वेल्डिंग मशीन यूज में लेते हो उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कंजम्पशन होता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती कहाँ से है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या आप प्रोड्यूस करते हो, या फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपके घरों में सप्लाई होती है वो सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी यूज्ड एज ए पावर सोर्स इन द वेल्डिंग मशीन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है वो किस कंपोनेंट की हेल्प से हम उसको वेल्डिंग करने के लिए यूज में ले रहे हैं, इसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछता हूं कि जो आपका सप्लाई होता है वो अकॉर्डिंग टू करंट कितने टाइप का होता है, सर वो दो टाइप का सप्लाई होता है। एक तो होता है सर एसी सप्लाई, एक होता है आपका एसी सप्लाई, दूसरा होता है आपके डीसी सप्लाई। क्या होता है? डीसी सप्लाई होता है। इन दोनों सप्लाई के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि एसी सप्लाई में क्या होता है और डीसी सप्लाई में क्या होता है। फॉर द ब्रीफ ओवरव्यू मैं बता देता हूं कि जो एसी सप्लाई में होती है इसकी एवरी साइकिल के बाद, हर साइकिल के बाद पोलैरिटी चेंज होती है। ड्यू टू चेंज इन पोलैरिटी इन द एसी सप्लाई व्हाट विल हैपन, आपका जो पॉजिटिव था वो नेक्स्ट साइकिल में नेगेटिव हो जाएगा, उसकी नेक्स्ट साइकिल में पॉजिटिव हो जाएगा एंड सो ऑन। ड्यू टू कंटिन्यूअसली चेंजिंग द पोलैरिटी एसी सप्लाई में क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है आपके कहां पर, इलेक्ट्रोड और वर्कपीस पर। कहां पर? इलेक्ट्रोड और वर्कपीस पर। सर ये हमें आपने बता रखा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर हम बात करते हैं डीसी सप्लाई की, सर ये भी हमें पता है डीसी सप्लाई में होता है कि अगर हमने वर्कपीस को किसी पोलैरिटी से अटैच कर दिया है, वर्कपीस को क्या किया है, अगर हमने किसी टर्मिनल से अटैच कर दिया है, पॉजिटिव से अटैच कर दिया है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर हमने उसको नेगेटिव से अटैच कर दिया है तो वो नेगेटिव ही रहेगा। इन द अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूं सर डीसी सप्लाई में कभी भी पोलैरिटी चेंज नहीं होती है, इसीलिए हम डीसी सप्लाई को दो मेथड से यूज में ले सकते हैं। और वो क्या मेथड है? दैट इज द डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी एंड डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रेट पोलैरिटी की, तो सर स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या होता है? स्ट्रेट पोलैरिटी में वर्कपीस पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है, इसलिए डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी को डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव भी कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं डीसी आरपी की, यानी डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी की, उसमें क्या होता है? आपका वर्कपीस नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है। वेरी गुड, आपको ये चीजें याद है। आई होप, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आपको ये चीजें माइंड में अब क्लिक करने लगी है कि किस में क्या होता है। डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी का एक और क्या नाम होता है, आप मुझे जल्दी से बताएंगे आपके मन में, क्योंकि आपके मन की आवाज मेरे तक जरूर पहुंचती है। ठीक है, बताइए। डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी का एक नाम और होता है, दैट इज डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। अब आपके स्ट्रेट पोलैरिटी में वर्कपीस पॉजिटिव होता है तो वर्कपीस पर 2/3 अमाउंट ऑफ हीट, टोटल हीट की 2/3 अमाउंट प्रोड्यूस होती है। अगर हम बात करते हैं आपकी रिवर्स पोलैरिटी की, तो रिवर्स पोलैरिटी में वर्कपीस नेगेटिव होता है, इसलिए वहां पर 1/3 ऑफ द टोटल हीट प्रोड्यूस होती है। रिमेनिंग हीट कहां जाती है? रिमेनिंग हीट आपके इलेक्ट्रोड पर जाती है एंड दिस 2/3 हीट विल डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन होती है दैट इज फ्रॉम द कैथोड टू एनोड। कैथोड टू एनोड, इसलिए हमेशा एनोड पर हायर अमाउंट का हीट प्रोड्यूस होता है एज कंपेयर टू कैथोड। तो जिसको भी हम एनोड बनाएंगे उस पर क्या प्रोड्यूस होगा? हायर अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होने वाला है। सो नाउ लेट्स कम टू द टाइप ऑफ योर पावर सोर्सेज। तो आपके जो पावर सोर्सेज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आपके जो पावर सोर्सेज होंगे वो दो प्रकार के होंगे, दो टाइप के होंगे। बहुत इजी है बिल्कुल ये, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है, सबसे इजी यही है। ठीक है ना, इसमें आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाना है, आपको सिर्फ जितना मैं बताऊंगा उतना ही याद रखना है और वो बिल्कुल याद भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको रटवा रहा हूं, मैं आपको समझाने की भी कोशिश कर रहा हूं तो आपको समझ भी आएगा। तो अगर हम बात करते हैं पहले टाइप के मशीन की, तो जो आपकी पहले टाइप की मशीन होती है वो होती है एसी मशीन्स। वो क्या होती है? एसी मशीन्स। एसी मशीन्स में क्या होता है? एसी मशीन्स में जो पहला पार्ट होता है वो होता है आपके ट्रांसफॉर्मर। क्या होता है वो? ट्रांसफॉर्मर।
तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर में किस टाइप की सप्लाई होती है, एसी सप्लाई होती है। इट इज जस्ट ए बेसिक फिजिक्स क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एसी सप्लाई होता है। क्या होता है, एसी सप्लाई होता है। बिल्कुल सही सर। क्या ट्रांसफार्मर के अलावा भी हम कुछ और यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। आप यूज कर सकते हो इलेक्ट्रिक मोटर यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? इलेक्ट्रिक मोटर यूज कर सकते हो, या फिर आप इंजन ड्रिवन अल्टरनेटर यूज में ले सकते हो। इंजन ड्रिवन अल्टरनेटर यूज में ले सकते हो। या तो आप ले लो इलेक्ट्रिक मोटर यूज में, या फिर आप ले लीजिए इंजन ड्रिवन अल्टरनेटर। मोस्ट कॉमनली जो एसी मशीन्स में हम यूज में लेते हैं वो लेते हैं ओनली ट्रांसफार्मर। क्या लेते हैं? ओनली ट्रांसफार्मर लेते हैं। और इस ट्रांसफार्मर की खास बात भी है कि ये जो आपका ट्रांसफार्मर होता है इसमें बिल्कुल भी कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होगा। और मूविंग पार्ट ना होने के कारण इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसकी एफिशिएंसी क्या होती है? हाई होती है एज कंपेयर टू द मैकेनिकल कंपोनेंट्स, क्योंकि मैकेनिकल कंपोनेंट्स में मूविंग पार्ट्स होते हैं और जहां भी मूविंग पार्ट्स होते हैं वहां फ्रिक्शन पिक्चर में जरूर आता है। और जैसे ही फ्रिक्शन पिक्चर में आता है तो आपको पता होगा देयर विल बी लॉस एसोसिएटेड विद द फ्रिक्शन इन द फॉर्म ऑफ हीट। ऐसा नहीं है कि ट्रांसफार्मर में लॉस बिल्कुल ही नहीं होते, मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने ऐसा कहा है कि जो ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो एज कंपेयर टू द मैकेनिकल कंपोनेंट्स क्या होती है? ज़्यादा होती है। मैकेनिकल कंपोनेंट्स के कंपैरिजन में ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होती है? ज़्यादा होती है। और क्यों होती है ज़्यादा? क्योंकि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। देयर इज नो मूविंग पार्ट इन योर ट्रांसफार्मर। इस ना मूविंग होने के कारण क्या होगा सर? मूविंग पार्ट नहीं होने के कारण ट्रांसफार्मर की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगी। ट्रांसफार्मर की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और जनरली जो हम एसी मशीन्स के लिए यूज में लेते हैं वो हम लेते हैं ट्रांसफार्मर। क्या लेते हैं हम? वो हम लेते हैं ट्रांसफार्मर। ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ कम टू द इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का आप यूज करते हो एसी प्रोड्यूस करने के लिए। क्या प्रोड्यूस करने के लिए? एसी। जो रिक्वायर्ड वोल्टेज की आपको एसी चाहिए वो आप इलेक्ट्रिकल मोटर से प्रोड्यूस कर सकते हो, या फिर आप इंजन ड्रिवन अल्टरनेटर का यूज कर सकते हो। तो अल्टरनेटर इज ए इलेक्ट्रिकल मशीन विच विल बी ड्रिवन विद द हेल्प ऑफ योर आईसी इंजन। आईसी इंजन की हेल्प से हम अल्टरनेटर को क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे, उसको रोटेट करेंगे। वी विल प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जिस वोल्टेज की आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए वो आप अल्टरनेटर से क्या कर सकते हो? ले सकते हो। सो दिस इज योर ऑल अबाउट एसी मशीन्स। ये किसके बारे में? अब एसी मशीन्स के बारे में। सर डीसी मशीन्स में क्या होता है? हमें उसका ज्यादा एक्साइटमेंट है। तो देखिए अब डीसी मशीन्स में क्या होता है, अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट करंट मशीन्स की, तो डायरेक्ट करंट मशीन्स में क्या होगा? तो जो आपका करंट होगा उसकी जो पोलैरिटी होती है हर साइकिल में चेंज नहीं होती है। सो नाउ कम टू द सेकंड टाइप ऑफ द मशीन, दैट इज द डीसी मशीन्स। दैट इज द डीसी, डायरेक्ट करंट मशीन्स। तो डायरेक्ट करंट मशीन्स क्या होती है? देखिए जिसमें डीसी सप्लाई प्रोड्यूस होती है। क्या सप्लाई प्रोड्यूस होती है? डीसी सप्लाई प्रोड्यूस होती है। उसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो होता है आपका ट्रांसफार्मर। ये क्या लिख दिया सर आपने पहले हमें बताया है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें तो एसी होता है, लेकिन सर डीसी में कैसे हम यूज में ले लेंगे? नहीं ले सकते। ओनली ट्रांसफार्मर को डीसी मशीन्स में यूज में नहीं लिया जा सकता। तो सोचिए हम क्या करेंगे, सोचने की कोशिश कीजिए। जो ट्रांसफार्मर में जो एसी जो सप्लाई यूज में आ रही है सर, हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही जा रहे हो। ट्रांसफार्मर में तो हमेशा एसी सप्लाई आती है, तो सर उस एसी सप्लाई को हम कन्वर्ट कैसे करें? तो उसकी भी एक डिवाइस है। उसकी भी क्या है? एक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर अगर एसी प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज में लेते हैं रेक्टिफायर। उसमें हम क्या यूज में लेते हैं? रेक्टिफायर। तो उसे हम कहते हैं डीसी रेक्टिफायर। हम क्या कहते हैं उसे? डीसी रेक्टिफायर कहते हैं। सर हम और क्या यूज में ले सकते हैं? हम यूज में ले सकते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। क्या यूज में ले सकते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर यूज में ले सकते हैं, या फिर इंजन ड्रिवन जनरेटर यूज में ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं?
इंजन ड्रिवन जनरेटर यूज में ले सकते हैं। तो अल्टरनेटर ए फॉर एसी, तो यहां नहीं लगाना है, जी फॉर जनरेटर, डी फॉर डायरेक्ट करंट, यहां नहीं बैठ पाएगा आपका, बात है सीधी। तो आपको जो चीज याद रखनी है, एक चीज याद रखो, दूसरी उसकी अपोजिट होती है। तो देखो होगा क्या इसमें, अगर हम ट्रांसफॉर्मर और डीसी रेक्टिफायर को यूज करते हैं तो नीचे वाले को यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ मेरी बात, इन दोनों में से कोई एक सिस्टम हम यूज में लेंगे, इन दोनों में से हम कोई भी एक सिस्टम यूज में ले सकते हैं। अल्टीमेटली हमारा एम ये है कि डीसी करंट प्रोड्यूस हो, क्या प्रोड्यूस हो, डीसी करंट प्रोड्यूस हो। तो ट्रांसफॉर्मर और अगर हम डीसी रेक्टिफायर का यूज करते हैं तो क्या होता है, अगर हम ट्रांसफॉर्मर और डीसी रेक्टिफायर का यूज करेंगे तो सबसे पहले आपका ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, एसी वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, एसी करंट प्रोड्यूस करेगा। हाँ सर, एसी ही प्रोड्यूस करेगा, ट्रांसफॉर्मर तो एसी करता है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जो आपका ट्रांसफॉर्मर होगा उस एसी वोल्टेज का स्टेप डाउन कर देगा, उस एसी करंट का क्या कर देगा, उसके वोल्टेज का स्टेप डाउन कर देगा। तो यहां पर जो ट्रांसफॉर्मर यूज में ले रहे हैं हम, दैट इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है डीसी मशीन्स में, दैट इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, उसका फंक्शन होता है वोल्टेज को डिक्रीज करना। उसका क्या फंक्शन होता है, वोल्टेज को डिक्रीज करना। और वोल्टेज को डिक्रीज करने के बाद हम उसे ट्रांसफर करेंगे रेक्टिफायर में। हम उसे किस में ट्रांसफर करने वाले हैं, रेक्टिफायर में ट्रांसफर करने वाले हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का फंक्शन क्या होता है, रेक्टिफायर का फंक्शन होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। एसी को किस में कन्वर्ट करना, डीसी में कन्वर्ट करना। बस आपको इतना पता होना चाहिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रेक्टिफायर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी टू डीसी, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सर ये जो हम एसी टू डीसी कन्वर्ट कर रहे हैं, ये किस टाइप के रेक्टिफायर से कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज SCR, दैट इज SCR। विद द हेल्प ऑफ द SCR हम क्या करेंगे, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। और ये जो SCR होता है सर, इसका मतलब क्या होता है, इस SCR का मतलब बिल्कुल ही सिंपल होता है। तो आप मुझे खुद बता दो, R का मतलब क्या होता है, R का मतलब होता है रेक्टिफायर। R का मतलब क्या होता है, रेक्टिफायर। अगर हम बात करते हैं SCR की, तो SCR क्या होता है, SCR होता है आपका सिलिकॉन कंट्रोल्ड, और R का मतलब क्या होता है, रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो विच टाइप ऑफ रेक्टिफायर यूज्ड इन योर डीसी मशीन, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन तो छूटना ही नहीं चाहिए। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का हम यूज करते हैं एसी टू डीसी मशीन में, ठीक है, एसी टू डीसी मशीन, विच में जिसमें हमें एसी को कन्वर्ट करना है डीसी में। सर ये जो रेक्टिफायर होते हैं ये बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, और जनरली इनका ही यूज किया जाता है ट्रांसफॉर्मर प्लस डीसी रेक्टिफायर, ट्रांसफॉर्मर प्लस डीसी रेक्टिफायर। क्योंकि जो ये वाला जो ए वाला जो सेटअप है जिसमें ट्रांसफॉर्मर और डीसी रेक्टिफायर है, वो एज कंपेयर टू योर इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन ड्रिवन जनरेटर ज़्यादा एफिशिएंट है। सो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज मोर एफिशिएंट, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा है, सर ट्रांसफॉर्मर प्लस डीसी रेक्टिफायर वाला सिस्टम क्या है, एफिशिएंट है। लेकिन इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप ये यूज में नहीं ले सकते हो तो आप इसको यूज में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ द आईसी इंजन जनरेटर को रोटेट करोगे और आपका जनरेटर डायरेक्टली क्या प्रोड्यूस करेगा, सर डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, डायरेक्ट करंट। अगर अभी भी आपको एसी डीसी में कंफ्यूजन हो रहा हो कि सर ये इसकी फीलिंग कैसे लें फिजिकली, तो फिजिकली फीलिंग भी ले सकते हो आप इसकी, लेकिन आपको लेनी नहीं है, ठीक है। आपके घर में जो सप्लाई आती है, एसी सप्लाई आती है, उसमें चाहे आप चार्जर को इस डायरेक्शन में डालो, चाहे चार्जर को इस डायरेक्शन में डालो, रोटेट करके डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसमें एसी टू डीसी कन्वर्टर होता है जो कि आपकी बैटरी में करंट को स्टोर कर देता है। फैन में भी आपके एसी आती है। सर फैन का एसी कैसे आती है भाई, तो अगर हम मान लो फैन के जो वायर्स है, अगर हमने उसको अपोजिट कनेक्ट कर दिया तो क्या वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है, नहीं सर बिल्कुल नहीं करता, वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट नहीं करता है। सो दिस इज द फिजिकल फिनोमिना ऑफ द एसी। दूसरी चीज ये कि घर में कभी कभी हमें क्या लगता है, शॉक लगता है। क्या लगता है, शॉक। और जैसे ही हमारा शॉक लगता है तो हमारा हाथ अचानक से पीछे हो जाता है।
वो क्यों होता है? क्योंकि हर साइकिल में पोलैरिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो एक बार अट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरी बार क्या होगा? अपोजिट टू अट्रैक्शन होगा ना, डिस्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो एक बार अट्रैक्शन है तो फिर क्या है? अपोज होगा आपका उसका, तो इसलिए वो हाथ क्या होगा? पीछे हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो ए फिजिकल फिनोमिना ऑफ द एसी। अगर डीसी होता तो हम वहीं चिपके रह जाते, वहां पे हमारा हाथ क्या होता? उसके चिपक जाता करंट से। ठीक है, सो ये होता है एसी और डीसी में जो मेन डिफरेंट होता है वो हम ऐसे समझ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ द एसी एंड डीसी मशीन। जनरली अगर मैं इसको ब्रॉडली बताना चाहूं तो ये है आपका आर्क वेल्डिंग के रिस्पेक्टिव में। किसके रिस्पेक्टिव में? आर्क वेल्डिंग के रिस्पेक्टिव में। अगर हम बात करते हैं गैस वेल्डिंग के कंपोनेंट्स के तो वो आपको पता है, उसमें सर ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, एसिटिलीन सिलेंडर होता है, होज पाइप होती है, आपके क्या होता है? नोजल होता है, आपके वेल्डिंग टॉर्च होता है। वेल्डिंग टॉर्च की आगे की अगर हम टिप चेंज कर दें तो सर जो गैस वेल्डिंग का जो सिस्टम है वो गैस कटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। सर हम एसिटिलीन जनरेटर का भी यूज कर सकते हैं। एसिटिलीन जनरेटर में भी क्या प्रोड्यूस होती है सर? C2H2 प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ CaC2। विद द हेल्प ऑफ CaC2 क्या प्रोड्यूस होती है? C2H2 प्रोड्यूस होती है। ये हम पढ़ चुके हैं एसिटिलीन में। ठीक है, जब हमने ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग पढ़ा था तो ये चीज हम पढ़ चुके थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड डाटा लिखवाने वाला हूं और स्टैंडर्ड डाटा आपको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करनी पड़ेगी और मैं थोड़ा बहुत टिप्स भी बताता जाऊंगा कि उसको इजीली याद कैसे कर सकते हैं। उसको इजीली याद कैसे कर सकते हैं उसकी मैं आपको टिप्स बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं मैक्सिमम रेटेड वोल्टेज। किसकी? मैक्सिमम रेटेड वोल्टेज इन आर्क वेल्डिंग। तो ये जो आर्क वेल्डिंग होती है उसमें जो वोल्टेज होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज 80 वॉट। दैट इज 80 वॉट होती है, नॉट WAT, इट इज वॉल्ट, VOLT, वॉल्ट। 80 क्या होती है? वोल्ट होती है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये 80 वोल्ट आपको याद रखना है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज आर्क को प्रोड्यूस करने के लिए, क्या करने के लिए? आर्क को प्रोड्यूस करने के लिए, टू प्रोड्यूस आर्क, टू प्रोड्यूस आर्क आपको कितना वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होगा? टू प्रोड्यूस आर्क कितना वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होगा? बहुत इजी है, इसका हाफ कर दीजिए। इसका क्या कर दीजिए सर? हाफ कर दीजिए। तो जब हम इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। तो आपको याद रखना है 40 to 50 वोल्ट्स। 40 to 50 वोल्ट्स। आर्क को जनरेट करने के लिए, आर्क को प्रोड्यूस करने के लिए कितना चाहिए? 40 to 50 वोल्ट्स चाहिए। और टू मेंटेन आर्क और टू कंटिन्यू आर्क और वेल्डिंग, तो उस कंडीशन में कितनी चाहिए? हाफ कर दो, अभी भी हाफ कर दो सर। 40 का हाफ करेंगे तो 20, सो ये हो जाएगा 20 to 30 वोल्ट। क्या बात बताइए सर, इसका तो याद रखना है बहुत ही आसान तरीका है। बिल्कुल ऐसे ही आप इसको याद रख सकते हो। और क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम रेटेड वोल्टेज पूछी है या फिर आपसे पूछा गया है कि आर्क को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी वोल्टेज चाहिए, और या फिर आपसे पूछा गया है कि आर्क को मेंटेन करने के लिए कितनी वोल्टेज चाहिए। तो ये आपको वोल्टेज के बारे में इतना पता होना चाहिए कि ये आपके वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी इन योर आर्क वेल्डिंग, इन योर आर्क वेल्डिंग। तो अभी मैं किसके रिस्पेक्टिव में बता रहा हूँ? आर्क वेल्डिंग के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। किसके रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ? आर्क वेल्डिंग के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं करंट की, किसकी बात करते हैं? करंट की बात करते हैं। तो जो करंट की रेटिंग्स होती है वो देता है BIS। कौन देता है? BIS। एंड व्हाट डू यू मीन बाय BIS? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो अगर हम बात करते हैं करंट के रेटिंग्स की, व्हाट आर द डिफरेंट रेटिंग्स ऑफ द करंट? इट इज ऑल्सो वेरी इजी, बहुत इजी है याद रखना। करंट रेटिंग्स, अभी भी मैं किसकी बात कर रहा हूं? बताने की जरूरत नहीं है, आर्क वेल्डिंग की बात कर रहा हूं। और ये कौन बताता है? ये BIS देता है करंट रेटिंग्स। और क्या क्या होती है? ऑल वैल्यूज आर इन एम्पियर, और वैल्यूज आर इन एम्पियर। तो जो करंट की रेटिंग्स होती है देखिए बहुत इजी है याद रखना। एक तो होती है 150, 200, 300, 400, 500, 600। अब ध्यान रखना है 900। 600 के बाद हमें ध्यान रखना है 900, 150, 200, 300, 400, 500, 600 एंड लास्ट वन इज द
900. So these are the current ratings which will be used in your arc welding, which will be used in your arc welding. इसको आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है, यहां पर क्वेश्चन बन सकता है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द टाइप ऑफ आर्क। बहुत इजी है, उसको भी याद रखना। मैंने आपको, हो सकता है ये मैंने आपको बताया हो और आपने गौर ना किया हो, ये मैंने इनडायरेक्टली आपको बता दिया था लेकिन आपने गौर नहीं किया था। अगर मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ आर्क की, तो आपकी 3 टाइप की आर्क होती है, टाइप्स ऑफ आर्क। फर्स्ट टाइप की जो आर्क होती है उसे हम कहते हैं शॉर्ट आर्क। सेकेंड टाइप की हम कहते हैं नॉर्मल आर्क, और जो थर्ड टाइप की होती है उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग आर्क। ये बहुत इजी है, आपने इसके बारे में आपको इनडायरेक्टली बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि शायद आपने उस पर गौर ना किया हो। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि मैं कोई ऐसी इनडायरेक्टली बात आपको बता दूं और आप उस पर कंसंट्रेट ना करो, उसको ढंग से ना पढ़ो और आपका क्वेश्चन ना आ पाए। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको बताऊं ये बात। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं यहां पर एक पॉइंट लिख रहा हूं, डी इज द डाया ऑफ इलेक्ट्रोड, डी इज द डाया ऑफ इलेक्ट्रोड। अगर मैं बात करता हूं शॉर्ट आर्क में, शॉर्ट आर्क में क्या होगा, जो आर्क लेंथ होगी, अब आप मुझे खुद बता देंगे, इट विल बी लेस देन द डायमीटर ऑफ द रोड। नॉर्मल आर्क में क्या होगा, जो आर्क लेंथ होगी वो क्या होगी, जो आर्क लेंथ होगी इट विल बी इक्वल्स टू द डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड। लॉन्ग आर्क में अब आप मुझे खुद बताइए आर्क लेंथ क्या होगी, मन में बताना है, साइड वाले को पता नहीं चलना चाहिए, साइड वाले को पता नहीं चलना चाहिए, और आपके मन की आवाज मेरे तक जरूर आएगी। लॉन्ग आर्क में होगा आर्क लेंथ विल बी ग्रेटर देन डी, वेरी इजी। ये तो मैंने आपको बता रखा है कि आर्क लेंथ कहां से कहां वेरी करती है, याद करो। अभी जाके, अभी जब भी लेक्चर कंप्लीट हो, आप आर्क वेल्डिंग खोलना और उसमें देखना, जो आर्क लेंथ होती है वो मैंने आपको बताया है कि उसकी जो रेंज होती है वो कहां से कहां होती है, आपको पता चल जाएगा। आपको क्या चल जाएगा, पता चल जाएगा कि शॉर्ट आर्क भी होती है, आपकी नॉर्मल आर्क भी होती है, और क्या हो सकती है, आपकी लॉन्ग आर्क भी हो सकती है। ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर है पूछे जाने, लेकिन पूछे जा सकते हैं। और अगर इसको पूछ लिया, अगर इसको पूछ लिया तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। बात सीधी है ये, हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो भी विद एक्यूरेसी एंड स्पीड। तो ये बहुत इजी है, देखने में इजी है। फर्स्ट टाइम देखने में हमें थोड़ा सा घबराहट सी हुई थी, अलग सा लगा था कि सर ये किस बेसिस पे हम बता रहे हैं। तो अब आपको इजी लगेगा कि जो आर्क लेंथ होगी डी से कम होगी तो शॉर्ट, डी के बराबर होगी तो नॉर्मल, और डी से ज्यादा होगी तो लॉन्ग आर्क होगी। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है ये, और इसको ध्यान से नहीं पढ़ना है। सर आपने ऐसे क्यों कह दिया कि ध्यान से नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये तो आप खुद विजुअलाइज कर सकते हो कि टेस्टिंग और इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है। ठीक है, आपने कभी भी कोई काम किया होगा तो उसकी टेस्टिंग और इंस्पेक्शन जरूर किया होगा। फोन लेने जाते हो तो उसका इंस्पेक्शन करते हो, और खरीदने के बाद उसकी क्या करते हो, टेस्टिंग करते हो। बस वही चीज है बिल्कुल। अगर आपने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को डेली लाइफ से रिलेट करना सीख लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। वेरी इजी है, इसको समझने के लिए हमने जो मेथड अपनाया है, जो मैंने मेथड बनाया है, वो अलग ही है कुछ, उसका आप अपने डेली लाइफ में उसको क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। सो नाउ कम टू ए वेरी बेसिक एग्जांपल, सेल फोन। आपके हाथ में जो सेल फोन है, अगर हम उसकी बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि अब जब आपको सेल फोन मान लो न्यू परचेज करना हो, तो आप क्या करोगे, अपना एक स्पेसिफिकेशन लोगे कि मुझे इस स्पेसिफिकेशन का सेल फोन चाहिए, राइट। वो करने के बाद आप क्या करोगे, आप वेबसाइट पर सर्च करोगे कि इस स्पेसिफिकेशन का सेल फोन मिल रहा है या नहीं। हाँ, मिल रहा है। फिर आप क्या करोगे, उस सेल फोन को खोलोगे, ठीक है, खोलना इन द सेंस उस वेबसाइट पर ओपन करोगे, और उसके अदर जो स्पेसिफिकेशन है वो भी देखोगे, कैटेगरी देखोगे, उसके जो रुपीस है वो देखोगे, उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो देखोगे, रिलायबिलिटी देखोगे, परफॉर्मेंस देखोगे, फीडबैक्स देखोगे। दीज आर द इंस्पेक्शंस, दीज आर द इंस्पेक्शन। उसके बाद आप क्या करते हो, अगर आपको ठीक लगता है, हाँ इंस्पेक्शंस वगैरह सब सही है, मैं ये सेल फोन खरीद सकता हूँ, मैं ये सेल फोन लेके आता हूँ, सेल फोन आप लेके आ गए।
जैसे ही आपको उस दिन सेलफोन मिला उसी टाइम आपने सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड सब डाल दिया, सब कुछ चीज़ें डाउनलोड कर ली, सब चीज़ें ओपन कर ली, सब पर हमने साइन अप कर लिया और चला कर देखा। दैट इज योर टेस्टिंग, दैट इज योर टेस्टिंग। आपने सभी एप्लीकेशंस को रन करके देखा और सभी एप्लीकेशन स्मूथली रन कर रही थी। इसका मतलब आप उसकी क्या कर रहे थे? टेस्टिंग कर रहे थे। नाउ कम टू द सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट क्या है? वेल्डिंग। और यहां पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है? वेल्ड जॉइंट। यहां पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है? वेल्ड जॉइंट है। और वेल्ड जॉइंट का आपको करना है इंस्पेक्शन और आपका वेल्ड जॉइंट को आपको करना है टेस्ट। आपके वेल्ड जॉइंट के लिए हमें इंस्पेक्शन भी करना है और वेल्ड जॉइंट के लिए हमें क्या करना है? टेस्ट भी करना है। तो अगर मैं बात करता हूं इंस्पेक्शन की, तो इंस्पेक्शन आप विजुअली कर सकते हो। इंस्पेक्शन आप क्या कर सकते हो? विजुअली कर सकते हो। अगर मैं बात करता हूं टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग में हमें फिजिकली करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? फिजिकली करना पड़ता है। क्लियर है? इंस्पेक्शन हम विजुअली देख कर सकते हैं, लेकिन टेस्टिंग में हमें क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट को यूज में लेना पड़ेगा। कंपोनेंट को क्या करना पड़ेगा? यूज में लेना पड़ेगा। और इंस्पेक्शन में भी हम 3 टाइम इंस्पेक्शन करते हैं। हम 3 बार इंस्पेक्शन करते हैं। और सर वो कब कब हम इंस्पेक्शन करते हैं? कम टू द पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हम बिफोर वेल्डिंग इंस्पेक्शन करना स्टार्ट होते हैं और आफ्टर वेल्डिंग तक हम इंस्पेक्शन करते रहते हैं। सो द फर्स्ट इंस्पेक्शन इज बिफोर वेल्डिंग। बिफोर वेल्डिंग। नेक्स्ट इंस्पेक्शन इज ड्यूरिंग वेल्डिंग, जब आप वेल्डिंग कर रहे हो। एंड द लास्ट वन इंस्पेक्शन इज द आफ्टर वेल्डिंग। सर आफ्टर वेल्डिंग भी इंस्पेक्शन होता है? हाँ बिल्कुल होता है। क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं होता है? सब कुछ होता है। सर बिफोर वेल्डिंग में हम क्या इंस्पेक्शन कर सकते हैं? बिफोर वेल्डिंग में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? वेल्डिंग करने से पहले आप वर्कपीस को तो देख सकते हो, उसकी डायमेंशन एक्यूरेट है या नहीं। जिन दो आप वर्कपीस को वेल्ड करना चाहते हो उनकी डायमेंशंस मैच कर रही है या नहीं, उनमें जो आपने टॉलरेंस प्रोवाइड किया है वो ठीक किया है या नहीं किया है, उनमें जो आपने ग्रूव्स प्रोवाइड करे हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द वेल्ड बीड वो सही है या नहीं। तो आप क्या कर सकते हो? आप वर्कपीस की डायमेंशंस चेक कर सकते हो। क्या चेक कर सकते हो? डायमेंशंस चेक कर सकते हो। आप क्या चेक कर सकते हो? टॉलरेंस चेक कर सकते हो। टॉलरेंस चेक कर सकते हो। और आप ये भी चेक कर सकते हो कि आप कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस यूज में लेने वाले हो। आपको कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस यूज में लेना चाहिए इस वर्कपीस के लिए। अगर एल्यूमिनियम का है तो कौन सा लेना पड़ेगा, कॉपर का है तो कौन सा लेना पड़ेगा, कास्ट आयरन का है तो कौन सा लेना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द बिफोर वेल्डिंग। सर ये तो वर्कपीस के रिस्पेक्टिव में हुआ, क्या बिफोर वेल्डिंग हम वेल्डिंग मशीन को चेक नहीं करेंगे? अरे करेंगे ना, वेल्डिंग मशीन को भी चेक करेंगे। और वेल्डिंग मशीन में हम क्या चेक करेंगे? वेल्डिंग मशीन में हम चेक करेंगे सर क्या क्या कर सकते हैं? करंट चेक कर सकते हैं, वोल्टेज चेक कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं और पोलैरिटी भी चेक कर सकते हैं। हम विद रिस्पेक्ट ऑफ द वेल्डिंग मशीन हम क्या क्या चेक कर सकते हैं? हम करंट चेक कर सकते हैं, वोल्टेज चेक कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं और पोलैरिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है सर, हमने वर्कपीस भी चेक कर लिया, वेल्डिंग मशीन भी चेक कर ली। अब क्या चेक करना होगा? अभी भी कुछ तो बाकी है। अभी बाकी है आपका इलेक्ट्रोड। आपको चेक करना पड़ेगा इलेक्ट्रोड एंड वर्क होल्डिंग डिवाइसेस की आप उस वर्क को कैसे होल्ड करोगे। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिंपल शेप एंड साइज का है या कॉम्प्लेक्स शेप का है? सिंपल शेप या साइज का है या फिर कॉम्प्लेक्स शेप का है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप उसको कैसे होल्ड कर सकते हो और आप उसके लिए किन टाइप के इलेक्ट्रोड्स का यूज कर सकते हो। आप कौन सा इलेक्ट्रोड यूज में लेने वाले हो? कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज में लेने वाले हो या फिर नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज में लेने वाले हो। सो ड्यू टू द कंज्यूमेबल एंड नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि वेल्डिंग प्रोसेस कौन सा होने वाला है। तो अगर हमने ये डिसाइड कर लिया है कि वेल्डिंग प्रोसेस क्या होगा, इट मींस आपने इलेक्ट्रोड को भी चूज कर लिया है। इलेक्ट्रोड को भी क्या कर लिया है? चूज कर लिया है। नाउ कम टू द पॉइंट दैट सर जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो इलेक्ट्रोड होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, 2 टाइप्स के होते हैं। कुछ इलेक्ट्रोड जैसे होते हैं जिनमें हम फ्लक्स मेटेरियल यूज में नहीं लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं बेयर इलेक्ट्रोड। जिन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर आपके फ्लक्स मेटेरियल की कोटिंग नहीं होती है दैट इज नोन एज ए बेयर इलेक्ट्रोड, BARE, बेयर इलेक्ट्रोड। और ऐसे इलेक्ट्रोड जिनके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं?
flux coated electrode. This was the classification of the electrode according to the flux material used. फ्लक्स का जो क्या फंक्शन होता है वो भी मैं आपको बता चुका हूं कि दैट फ्लक्स इज ऑल्सो एक्ट एज ए डीऑक्सीडाइजर। ठीक है, सो मैंने आपको फ्लक्स कोटिंग के फंक्शन भी बताए हैं, वो चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अगर हम फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड यूज में लेते हैं राइट, तो उसके कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होते हैं। वो आर्क फ्लो को भी क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, एंड इट विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द आर्क। सो नाउ कम टू द डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, दैट इज कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड एंड नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। व्हाट डू मीन बाय कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड? सर ऐसा इलेक्ट्रोड जो वर्कपीस के साथ मेल्ट होता है और फ्यूजन जॉइंट प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। नॉन कंज्यूमेबल में क्या होता है? सर ऐसा इलेक्ट्रोड जो मेल्ट नहीं होता है और वो आपके फ्यूजन जॉइंट को प्रोड्यूस करने में हेल्प नहीं करता है। उसका काम सिर्फ यही होता है कि आर्क प्रोड्यूस करनी है। क्या प्रोड्यूस करनी है? आर्क प्रोड्यूस करनी है, एंड विद द हेल्प ऑफ आर्क आपके सिर्फ वर्कपीस ही मेल्ट होते हैं। तो सर फ्यूजन जॉइंट को प्रोड्यूस करने के लिए हम एक्सटर्नल मटेरियल कहां से यूज में लेंगे? अगर आप नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज में ले रहे हो तो हम एक्सटर्नली फिलर रोड को सप्लाई करेंगे, दैट विल बी यूज्ड एज ए फिलर मटेरियल, दैट विल बी यूज्ड एज ए फिलर मटेरियल। और फिलर मटेरियल वही होगा जो कि आपका बेस मटेरियल होता है, जो कि आपका बेस मटेरियल होता है। तो ये था आपका कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड एंड नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। नाउ कम टू द पॉइंट दैट कि जो सर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है उसका मटेरियल क्या क्या हो सकता है। जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है उसका जो मटेरियल होता है वो आपके हो सकता है एल्यूमिनियम, वो हो सकता है आपके स्टील, वो हो सकता है आपके कास्ट आयरन, ब्रास, ब्रॉन्ज एंड कॉपर। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर योर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, विच विल बी यूज्ड फॉर योर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट सर जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है वो तो आपने हमें बता रखा है कि वो टंगस्टन होता है। क्या होता है? टंगस्टन होता है। सर क्या और भी मेटल हो सकता है जिसे हम एज ए नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के लिए यूज में ले सकते हैं? यस सर है, और वो है आपका कार्बन एंड ग्रेफाइट। कार्बन एंड ग्रेफाइट से बने इलेक्ट्रोड भी आपके नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होते हैं। हाँ सर, बिल्कुल आपने सही सुना है। जो आपका कार्बन और जो ग्रेफाइट होता है उससे जो इलेक्ट्रोड बनते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन कंज्यूमेबल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन कंज्यूमेबल। लेकिन अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ सप्लाई की, किसकी बात करें? टाइप ऑफ सप्लाई की, तो जो आपका कार्बन और ग्रेफाइट से बना नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है दैट विल बी यूज्ड फॉर ओनली डीसी सप्लाई। कार्बन और ग्रेफाइट के लिए ओनली डीसी सप्लाई, लेकिन टंगस्टन के लिए आप मुझे बता दीजिए, मैंने आपको ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं बताया अब तक कि टंगस्टन इलेक्ट्रोड के लिए कि ओनली एसी सप्लाई यूज करेंगे या ओनली डीसी। टंगस्टन के साथ हम एसी और डीसी दोनों यूज में ले सकते हैं, और ये आप जाके देख लेना टिक वेल्डिंग में हम एसी भी यूज में लेते हैं और डीसी भी यूज में लेते हैं। और डीसी में कौन सा यूज में लेते हैं? सर डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी यूज में लेते हैं, जिसमें आपका वर्कपीस पॉजिटिव होता है और टंगस्टन इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है। तो जो आपका टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है दैट इज यूज्ड एज ए नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। इट कैन बी यूज्ड विद योर एसी एंड डीसी सप्लाई बोथ, but your carbon and graphite electrode that will be used as a non-consumable electrode can be used only with the DC supply, can be used only with the DC supply. So this is about the electrodes, this is about the electrode, consumable non-consumable electrode के क्या मटेरियल होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। अब मैं बात करता हूँ ड्यूरिंग वेल्डिंग। ड्यूरिंग वेल्डिंग के टाइम हम क्या इंस्पेक्शन करते हैं? ड्यूरिंग वेल्डिंग के टाइम हम क्या इंस्पेक्शन करते हैं? तो ड्यूरिंग वेल्डिंग के बारे में हम देखते हैं कि ड्यूरिंग वेल्डिंग में आप देख सकते हो कि जो आपकी वेल्डिंग टॉर्च है वो सही पोजीशन में है या नहीं। ड्यूरिंग वेल्डिंग में क्या होगा, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो आपकी वेल्डिंग टॉर्च है वो सही पोजीशन में है या नहीं है। ये चीज़ आपको ड्यूरिंग वेल्डिंग में चेक करनी होती है। सर हम और क्या चेक करते हैं? अगर आप मल्टी पास वेल्डिंग यूज में ले रहे हो जिसमें आपके नंबर ऑफ पासेज आर मोर देन 1, तो आपको उसमें क्या चेक करना पड़ सकता है? उसमें आपको चेक करना पड़ सकता है आफ्टर एवरी पास की जो स्लैग लेयर प्रोड्यूस हुई थी वो रिमूव हमें करनी होगी। ठीक है, आपको चेक करना पड़ सकता है कि स्लैग लेयर जो प्रोड्यूस हो रही है उसको हमें रिमूव करना है, और उसके बाद ही हमें नेक्स्ट पास को क्या करना है? यूज में लेना है। तो अगर आपने एक बार वेल्डिंग से एक पास में वेल्डिंग कर दिया है तो नेक्स्ट पास करने से पहले क्या करना पड़ेगा? आपको स्लैग लेयर को रिमूव करना पड़ेगा, फिर आपको वापस वेल्डिंग करनी पड़ेगी, फिर स्लैग लेयर को रिमूव करना पड़ेगा, फिर आपको वेल्डिंग करनी पड़ेगी। तो इन बिटवीन द टू पासेस हमें क्या करना पड़ेगा? स्लैग लेयर को रिमूव करना पड़ेगा। सर बिटवीन वेल्डिंग में अब और हम क्या चेक कर सकते हैं? जब वेल्डिंग हो रही हो तो आप ये चेक कर सकते हो कि जो आपका वेल्ड जॉइंट है उसमें डिस्टोर्शन तो नहीं हुआ।
उसमें वेल्ड जॉइंट में कोई डिस्टोर्शन तो नहीं हुआ है, ये भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है सर, दिस इज ऑल अबाउट योर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द वेल्डिंग ऑपरेशन। सर वेल्डिंग ऑपरेशन के बाद, आफ्टर वेल्डिंग ऑपरेशन हम क्या चेक कर सकते हैं? हम चेक कर सकते हैं वेल्ड बीड क्वालिटी, वेल्ड जॉइंट की हम क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द इंस्पेक्शन। हम विजुअली चेक कर रहे हैं इंस्पेक्शन में। कैसे चेक कर रहे हैं? विजुअली इंस्पेक्शन में हम चेक कर रहे हैं। तो हम चेक करेंगे स्लैग लेयर रिमूव हुई या नहीं हुई है, ठीक है, आपकी जो एज है वो प्रिपेयर हुई या नहीं है, आपके वर्क होल्डिंग डिवाइस से आपका जो वर्क पीस है वो ठीक से क्लैंप हुआ या नहीं है, आपने जिग फिक्सचर को ठीक से लगाया है या नहीं लगाया, आपने क्लैंप्स को ठीक से यूज किया है या नहीं किया है, वर्क पीस को ग्राउंड किया है या नहीं किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंस्पेक्शन। This is all about the inspection. Now come to the next point, that is the testing. It is very important, that is testing. तो अब मैं बात करने वाला हूं टेस्टिंग की। तो टेस्टिंग भी हम दो तरीके से करते हैं। जो टेस्टिंग मेथड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जिसे शॉर्ट में लिखते हैं हम DT, और एक होता है आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ये बिल्कुल सिंपल है, बस आपको अगर मैं एक हिंट दे दूंगा तो आप इसकी सारी प्रॉपर्टीज को बता देंगे। इट विल बी नोन एज ए NDT, इट विल बी नोन एज ए NDT, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है? सर डिस्ट्रक्टिव मतलब होता है कि हम वर्कपीस को यूज में लेकर उसकी टेस्टिंग करेंगे, और हाँ जब हम उसकी टेस्टिंग कर लेंगे उसके बाद हम उसको यूज में नहीं ले सकते। मतलब टेस्ट करने के लिए, फिजिकल वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए आपको वर्कपीस को यूज में लेना पड़ेगा। वर्कपीस को यूज में लेना पड़ेगा इन द सेंस आपको वर्कपीस पर एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई करने पड़ेंगे, और एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई करने से वर्कपीस में परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा, एंड ड्यू टू परमानेंट डिफॉर्मेशन आफ्टर डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग आप वर्कपीस को यूज नहीं कर सकते हो, आप वर्कपीस को यूज नहीं कर सकते हो। और डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हम क्या फाइंड आउट करते हैं? डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हम फाइंड आउट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें जो आपका वर्कपीस होता है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, वो खराब हो जाता है, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। सर डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के एग्जांपल दो, हम खुद समझ जाएंगे। तो देखो मैं एग्जांपल देता हूं, टेंसाइल टेस्ट। क्या एग्जांपल दिया है मैंने? टेंसाइल टेस्ट। अब मुझे आप खुद बताओ, आपने वेल्ड जॉइंट प्रोड्यूस किया, उसका आपने टेंसाइल टेस्ट किया, क्या टेंसाइल टेस्ट करने के बाद आप उसको मार्केट में सेल कर दोगे? बिल्कुल नहीं सर, हम बिल्कुल भी उसको सेल कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर वो तो प्लास्टिकली डिफॉर्म हो चुका है, उसमें तो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ चुका है, उसकी डायमेंशंस चेंज हो चुकी है, उसमें कुछ ना कुछ क्रैक हो चुके हो सकते हैं। अगर हमने टेस्टिंग की है तो हो सकता है सर हमने टेस्टिंग में ही इतना ज़्यादा फोर्स लगा दिया हो कि आपका वर्कपीस ही फेल हो चुका हो, इसलिए हम क्या यूज़ नहीं में ले सकते? डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए हमने जो स्पेसिमेन यूज में लिया है वो हम रीयूज में नहीं ले सकते हैं, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्रैप में ही भेजना पड़ेगा, और कोई उसका रिजल्ट में उपाय नहीं है, और कोई उसका इलाज नहीं है। ठीक है, सो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का एग्जांपल है आपका टेंसाइल टेस्ट। बिल्कुल सर, टेंसाइल टेस्ट एग्जांपल है। अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट टेस्ट की, दैट इज बैंड टेस्ट। सर बैंड टेस्ट में हम क्या करते हैं? उस पर बेंडिंग फोर्स या फिर बेंडिंग मोमेंट हम लगाते हैं और हम उसका बेंडिंग टेस्ट करते हैं। क्या टेस्ट करते हैं सर? हम उसे बेंडिंग टेस्ट करते हैं। और क्या टेस्ट हो सकता है? और हो सकता है आपका हार्डनेस टेस्ट। और क्या हो सकता है? आपका हार्डनेस टेस्ट हो सकता है। दिस इज योर हार्डनेस टेस्ट। तो ये सभी टेस्ट आप अगर पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि सर हम इससे मैकेनिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी की क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। और इसमें हमें वर्कपीस को फिजिकली यूज में लेना पड़ेगा। वर्कपीस को कैसे यूज में लेना पड़ेगा? फिजिकली यूज में लेना पड़ेगा। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में ऐसा नहीं है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में आप वर्कपीस को यूज में लोगे, लेकिन आप उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। आप उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। एंड आफ्टर एनडीटी व्हाट विल हैपन? वी कैन यूज दैट वर्कपीस कन्वीनियंटली। आप उस वर्कपीस को यूज कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज ए रिलायबल, दैट्स व्हाई इट इज ए रिलायबल, ये आपका रिलायबल टेस्टिंग प्रोसेस है।
क्यों? क्योंकि आप इसके बाद वर्कपीस को यूज में ले सकते हो। तो आपका जो एनडीटी होता है उसमें देखिए कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। उसमें होता है आपके मैग्नेटिक एग्जामिनेशन, सेकंड होता है आपका पार्टिकल टेस्ट एग्जामिनेशन, जो आपका थर्ड होता है दैट इज योर रेडियोग्राफी टेस्ट। जो आपका फोर्थ होता है वो होता है लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट। वो क्या होता है? लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको मिलेगा, आप बस समझने की कोशिश कीजिए, देखिए ये जितने भी टेस्ट हैं, इन टेस्ट की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? हम सर इंटरनल डिफेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इंटरनल डिफेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। और इंटरनल डिफेक्ट का मतलब क्या होता है सर? इंटरनल डिफेक्ट का मतलब होता है स्लैग इंक्लूजन। और क्या हो सकता है आपके? ब्लो होल्स। क्या हो सकते हैं? ब्लो होल्स हो सकते हैं। स्लैग इंक्लूजन हो सकता है, ब्लो होल्स हो सकता है, और क्या हो सकते हैं? और हो सकते हैं आपके इंटरनल क्रैक्स। क्या हो सकते हैं? इंटरनल क्रैक्स हो सकते हैं। ठीक है, आपके वेल्ड बीड में इंटरनल क्रैक्स हो सकते हैं, आपके वर्कपीस में इंटरनल क्रैक्स हो सकते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ दीज मेथड हम क्या फाइंड आउट करते हैं? जो भी इंटरनल डिफेक्ट है आपका वर्कपीस का, उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें कोई डिफेक्ट हमें मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं? उसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं। हम उस वर्कपीस को, प्रोडक्ट को सेल होने से रोक सकते हैं। हो सकता है आपका प्रोडक्ट आगे सेलिंग होने के लिए चला जाए और उसके इंटरनल डिफेक्ट हो जिसे हमने फिजिकली डिफेक्ट में चेक ना किया हो। फिजिकली डिफेक्ट में अगर हम चेक कर लेंगे तो वो आपका वर्कपीस यूज में नहीं आ सकता। और इंटरनली डिफेक्ट को हमें चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनडीटी टेक्निक्स यूज में लेनी पड़ेगी। इसमें क्या होता है? इसमें आपका फिजिकल एप्लीकेशन होता है। कैसा होता है आपका? फिजिकल एप्लीकेशन होता है। इसमें क्या होता है? इसमें आपका विजुअल एप्लीकेशन होता है। विजुअल एप्लीकेशन इन द सेंस आप क्या करोगे? जिस वर्कपीस पर वेल्डिंग हुई आप उस पर लिक्विड को क्या कर दोगे? फ्लो करवा देगा। उसको क्या कर दोगे? आप फ्लो करवाओगे। और फ्लो करवाने के बाद क्या होगा? आप उस पर एक लाइट को एमिट करोगे। विद द हेल्प ऑफ दैट लाइट हम क्या परफॉर्म करेंगे? लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। एंड विद द हेल्प ऑफ वी कैन फाइंड आउट द एक्सटर्नल क्रैक्स ऑल्सो। अगर आपकी वेल्ड बीड के ऊपर एक्सटर्नल क्रैक्स है तो उसको भी हम विद द हेल्प ऑफ लिक्विड पेनिट्रेशन क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इंटरनल क्रैक्स है तो हम क्या यूज में ले सकते हैं? मैग्नेटिक एग्जामिनेशन यूज में ले सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इंटरनल डिफेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टेस्टिंग एंड द इंस्पेक्शन। टेस्टिंग जो होता है वो फिजिकली करना पड़ता है, आपको वर्कपीस में यूज में लेना पड़ता है। और जो आपका इंस्पेक्शन होता है वो विजुअली इंस्पेक्शन आप कर सकते हो। आप बिफोर वेल्डिंग इंस्पेक्शन कर सकते हो, इन बिटवीन ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्शन कर सकते हो, एंड आफ्टर वेल्डिंग आप इंस्पेक्शन कर सकते हो। तो यहां तक आपका ये वेल्डिंग का चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।